हेलो दोस्तों, कैसे हो। आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक। आखिर सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक कौन कौन से हो सकते हैं और इसका क्या महत्व रखता है समाज में। कहते हैं आर्थिक कारक सामाजिक परिवर्तन की गुणवत्ता और दिशा को प्रभावित करती है, क्योंकि आर्थिक कारण की जो होता है इसकी गुणवत्ता और दिशा को सदैव प्रभावित करती है। हम पहले अपने विश्लेषण और अध्ययन से प्राप्त प्रमाणों के लिए एक जो है सैद्धांतिक जो विवेचन करके इस कारकों के प्रभाव का अध्ययन भी करेंगे। कहते हैं अगर हम देखा जाए तो कुछ बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। सबसे पहले है मार्क्स का दृष्टिकोण, दूसरा है औद्योगिकरण का प्रभाव और तीसरा है हरित क्रांति। तो कहते हैं ये सारे कारक जो थे वो सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायित्व थे। तो सबसे पहले हमारे समक्ष बात आता है मार्क्स का दृष्टिकोण। तो कहते हैं मार्क्स का दृष्टिकोण में सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक सिद्धांत के मुख्य रचनाकार कार्ल मार्क्स हैं। यानी सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक सिद्धांतों का जो उन्होंने रूल रेगुलेशन दिया था वो कार्ल मार्क्स से ही थे, जिन्होंने सारे दृष्टिकोण इस पे अपना विचारधारा रखा था। उनका विश्वास है कि सामाजिक परिवर्तन मूल रूप से आर्थिक तत्वों का ही प्रतिफल होता है, यानी आर्थिक कारक ही इनका सारे रूपों का बदलाव के कारण बनता है। उत्पादन का ढंग समाज की सामाजिक संस्कृति, धार्मिक और राजनीतिक पक्षों का जो है निर्धारण सदैव करती है। यानी देखा जाए तो कहते हैं समाज की जो है सामाजिक, ठीक है, ये संस्कृति, धार्मिक और राजनीतिक पक्षों का सदैव ही प्रभावित करती है। मार्क्स ने समाज के विकास को कृषि और साम्यवाद के जो है पूंजी और अदंत समाजवाद में खोज निकाला है। पूंजीवाद ने साम्यवाद में पैदा हुई अंतर्विरोधी के कारण जन्म भी लिया है। पूंजीवाद ने निहित अंतर्विरोध के परिणाम स्वरूप पूंजियों से जो है समाजवाद जो है उचित होता है। यानी ये सारे बात विचारधारा जो थी कार्ल मार्क्स की थी, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने साफ शब्दों में बात कहा था कि समाज के विकास की कृषि संबंधा समाज से पूंजीवादी और अंतर समाज में खोज निकालना बहुत जरूरी था। यानी कृषि और पूंजीवादी को जो है कार्ल मार्क्स ने सबसे इम्पोर्टेंट बताया था और इसी कारण समाज का विकास निहित भी होती है। और देखा जाए तो कई समाज जो है पूंजीवादी विचारधारा को अपना के ही आज पावरफुल भी बनी है। कहते हैं उन दो वर्गों में अधिपति उत्पादक इकाइयों को मालिक तथा सर्वहार उन इकाइयों में अधोपति के अधीन श्रमिक के बीच उनके हितों के अनेक द्वंद्वात्मक उद्देश्य के कारण परस्पर टकराने से एक वर्ग संघर्ष उठ खड़ा होता है। यानी जब आपस में कई जो है पीढ़ियाँ आपस में टकराती है, कई समाज आपस में टकराती है, तो कहते हैं द्वंद्वात्मक उद्देश्य के कारण जो है कुछ न कुछ संघर्ष जरूर खड़ी हो जाती है। श्रमिक और पूंजीपतियों के विरुद्ध छेड़ी गई क्रांति जो है पूंजीवाद की बुराइयों को समाप्त कर देगी। ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि श्रमिक और पूंजीपतियों के विरुद्ध छेड़ी गई क्रांति पूंजीवादियों की बुराइयों को समाप्त कर देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त भी होगा। यानी एक देखा जाए तो समाजवादी समाज का जो है निर्माण होगा। एक समाजवादी समाज एक आदर्श समाज होगा, क्योंकि न कोई वर्ग होगा और न ही कोई संघर्ष। कहते हैं ये होगा कि नहीं ये तो समय ही बताएगा, लेकिन एक आदर्श समाज और एक वर्ग होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक एक समाज और एक वर्ग नहीं रहेगा तब तक संघर्ष और ख़त्म होना संभव नहीं है। वर्ग विहीनता तथा राज्य की सत्ता लुप्त हो जाना, ये दो बात एक समाजवादी राज्य के प्रमुख लक्षण होती है। यानी वर्णहीनता, कहते हैं ना आज समाज में संघर्ष का सबसे बड़ा कारण है वर्ण, और वर्ण की वजह से सदैव ही संघर्ष होता है। और दूसरी जो है संघर्ष होने के कारण राज्य की सत्ता, हर कोई राज्य की सत्ता प्राप्त करने के लिए जो है हर तरह के जो है रूल रेगुलेशन अपनाता है और हर तरह के जो है रूल रेगुलेशन अपना के जो है देश को जो है गलत रास्तों पर धकेलता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल ही साधारण बात ही है, क्योंकि सत्ता का लुप्त हो जाना ही किसी भी समाज के जो है प्रमुख लक्षण होना चाहिए, और तभी समाज जो है प्रगतिशील भी हो सकती है। उसके पश्चात हमारा अगला पॉइंट अत्यंत महत्वपूर्ण है, औद्योगिकरण का प्रभाव। अब देखिए औद्योगिकरण का भी प्रभाव यहाँ देखने को मिल सकता है। कहते हैं यूरोप में 17वीं सदी में हुई औद्योगिक क्रांति धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में फैल गई। उसकी गति चाहे विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न रही, पर उसके परिणाम सभी जगह लगभग सामान्य ही देखने को मिला। उनके जो है निम्नलिखित परिवर्तन ध्यान देने योग्य थे और जो एक सतर एक स्थायी बने रहे। उनसे संबंधित कुछ बातें यहाँ पर दर्शाई गई है।
जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एक फैक्ट्री की जो है यहाँ पर रेखा चित्र प्रस्तुत किया गया है, जहाँ पर जो है इसकी उत्पादन बढ़ाने के लिए अग्रसर लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। तो कहते हैं जो क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति हुई, इसने कई मायने में कई जो है लोगों के हाथ काट दिए, औद्योगिक जो है घरेलू उद्योग समाप्त कर दिए और कई जगह के लोगों को जो है बेरोजगार भी कर दिए। तो कहते हैं औद्योगिक क्रांति तो कहते हैं आज की मांग थी, क्योंकि हाथों से बना हुआ सभी के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए जो है कुछ सेकंडों में बनने वाले चीज़ लाना बहुत पर्याप्त थी, तभी जाके जो है आज हम जो है इन जनसंख्याओं की जो आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। इस औद्योगिक क्रांति के कारण कई चीज़ों में बदलाव हुआ, जैसे कि उत्पादन घरों से निकलकर फैक्ट्रियों में होने लग गई। पहले के उत्पादन जो होते थे दोस्तों घरों में हुआ करते थे, लेकिन आज जो है बड़े बड़े फैक्ट्रियों में होने लग गए। उत्पादन प्रक्रिया में पूंजी ने महत्वपूर्ण भूमिका अर्जित कर ली, यानी इसने सिर्फ पूंजी के पर ही अपना ध्यान आकर्षित किया। कार्यबल का व्यावसायिक ढांचा अधिकांश कृषि क्षेत्र की अपेक्षा बढ़कर अधिक बड़े औद्योगिक कार्यबल के रूप में बदल गया, यानी लोगों ने कृषि को त्याग दिया और औद्योगिक को अपना लिया। लेकिन शायद लोग एक बात नहीं जानते हैं कि कृषि के कारण ही जो है कच्चे पदार्थ उनको प्राप्त होगी, और कच्चे पदार्थ नहीं होंगे तो उद्योग भी नहीं चल पाएगा। तो शायद ये बात उनके समझ से परे रही। समाज के सभी क्षेत्रों के लोग औद्योगिक गतिविधियों में लग गए, यानी समाज के प्रत्येक लोग जो थे सारे के सारे जो है ऑफिस और जो है औद्योगिक गतिविधियों में लग गए, जिसकी वजह से कृषि जो था पिछड़ गया। बड़ी संख्याओं में महिलाएं भी घरों से निकल पड़ी और उस कार्यबल में शामिल हो गई जो औद्योगिकरण के रूप में जाना जाता था। धर्म विश्वास आदि जो है बाधाएं दूर हो गई, क्योंकि श्रमिक की मांगें बढ़ गई। कहते हैं धर्म विश्वास आदि की बाधाएं दूर हो गई क्योंकि श्रम की मांगें बढ़ गई थी। उस समय बड़े पैमानों पर शहरीकरण होने लग गया, जिसके बाद सारे विचारधारा भी खत्म हो गई। इससे मौजूदा समाजी ढांचों को बड़े पैमानों पर बदलते हुए एक बड़ी संख्या में परिवहन और संचार जैसे अन्य क्षेत्रों में होने वाली परिवर्तन को बल मिल गया। इन सभी परिवर्तनों को समाजी संबंधों पर जो नाटकीय प्रभाव पड़े और इससे जो अशिष्ट समाजी परिवर्तन घटित हुआ। तो ये सारे के सारे जो थे समाज के बदलने के लिए पर्याप्त थे। यदि देखा जाए नारी मुक्ति इस प्रक्रिया का एक जो है तर्कपूर्ण नियत था। परिवार के भीतरी नारियों की भूमिका उनकी आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ बदलती चली गई। आज देखा जाए तो नारी किसी भी क्षेत्र में कमज़ोर नहीं है, हर क्षेत्र में जो है अपना दबदबा बैठा रखी है। इसी के साथ उत्पादन संबंधों में भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। नियोक्ता और जो है कर्मचारी के बीच में नजदारी के संबंध की अपेक्षा एक बड़े पैमाने पर ऐसी अव्यक्तिक जो है संबंधशीलता स्थापित हुई, जिसमें नौकरी का प्रमुख मानदंड वफादारी न होकर कार्यकुशलता हो गई। आज व्यक्ति कहते हैं कार्यकुशलता का ही बोलबाला है। आज वफादार होना इसका कोई मापदंड नहीं है, क्योंकि अगर आप जितना कार्यशील हो, जितना कार्य करते हो, वही आपकी पहचान बन जाती है। चाहे आप ईमानदार हो चाहे नहीं हो, इसका कोई यहाँ पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं तीसरी बात अगर देखें तो जाति बंधन कमज़ोर पड़ गई। आज देखोगे तो जाति बंधन जो पहले इतनी मजबूत थी आज बहुत ही कमज़ोर पड़ गई, जो अच्छी भी थी। कम से कम शहरी केंद्र में विभिन्न जाति और धर्म के श्रमिक उत्तरोत्तर बिना हिचक के मिलजुल कर काम करने लग गए, यानी हिचक इनके अंदर ख़त्म हो गई। आज चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या क्षुद्र हो, कोई भी जात की प्रजाति के लोग हों, सभी मिलजुल कर काम करते हैं, सब में भाईचारे की भावना होती है। तो इससे काफ़ी हद तक समाज को विकसित होने के लिए अग्रसर भी कर दिया, यानी ये काफ़ी इनके लिए जो है देश हित के लिए अच्छा भी रहा। वहीं दूसरी ओर घनिष्ठ जो है पारिवारिक ताने बाने के अभाव में राज्य और जाति संगठन पैदा हुई और इन दो परंपराएं विरोधी क्रियाओं से पैदा हुई सामाजिक परिवर्तन दिखाई देने लग गया। तो कहते हैं इस वजह से परिवर्तन भी काफ़ी देखने को मिला, जो कि बहुत बड़ी समस्या जो है उत्पन्न कर दिया। कहते हैं अपने उत्थान में शहरीकरण कुछ अन्य परिवर्तन लेके आया, यानी कहते हैं अगर ये शहरीकरण उत्थान हुआ तो शहरीकरण के कारण बहुत चीज़ें जो थी अपना सर उठाया। कहते हैं लेन देन ने व्यवसायिक जो स्वरूप धारण कर लिया, जिससे संबंध अधिक अव्यक्त होते चले गए। अस्पताल, स्कूल, छोटे घरों और सुविधाओं के प्रावधान का यह मतलब हुआ कि परिवार पर जो है निर्भरता घटती चली गई। जन परिवहन प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन के द्वारा इसे और भी प्रबलता मिल गई और इससे लोग जो है सुव्यवस्थित स्थान जहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध थे वो जाने में समर्थ हो गए। तो आज कहते हैं लोग हर एक क्षेत्र में जाने के लिए वचनबद्ध बन गए और हर क्षेत्र में जाने के लिए अग्रसर भी हो गए। ये सब कारण था जो है औद्योगिकरण, यानी देश में औद्योगिकरण का बल मिला और इससे काफ़ी जो है परिवर्तन देखने को मिला।